नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आप सबका आज के इस दूसरे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में, जो कि ग्रोथ फंड यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। मैं हूं ध्रुव जानी। आज इस दूसरे सत्र में भी हम लोग द हिंदू के ही लेख के बारे में बात करेंगे, जो एक चयनित लेख है प्लस थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। हालांकि यह लेख थोड़ा सामान्य सा है, इसमें कोई अन्य संशोधन नहीं दिया गया, मगर इसमें से जो हम लोग तत्व एक्सट्रैक्ट कर सके, जो सामान्य अभ्यास के संबंधी हो, हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, वो थोड़े यहाँ देखने लायक है, जिसको लेकर हम लोग आगे हमारी चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक जैसे में दिख रहा है, मैनेजिंग द रोल आउट, यानी कि वैक्सीनेशन के बारे में यह शीर्षक है। वैक्सीनेशन कैसे अंडरगो होना चाहिए पूरे विश्व में, इंक्लूडिंग इंडिया, उसकी यहाँ बात की गई है। साथ में यहाँ एक कंसेप्ट दिया हुआ है, या आप कह लीजिए एक व्याख्या दी हुई है, जिसे वैक्सीन रेजिस्टेंसी कहा जाता है, यानी कि टीकाकरण के प्रति हिचकिचाहट। तो इसको यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये एक थोड़ा पूरे विश्व में बड़ा होता मुद्दा है, और कोरोना वैक्सीन की ही रेजिस्टेंसी नहीं, वैक्सीन नाम से हिचकिचाहट, ठीक है, चाहे वो पोलियो की हो, चाहे वो रूबेला की हो, चाहे वो मिसल्स की हो, चाहे वो स्मॉल पॉक्स की हो। और पूरे विश्व में, भारत के साथ पूरे विश्व में यह रेजिस्टेंसी आमतौर पर हमें देखने को मिलती है। जो विकसित देश है वहाँ ज़्यादा जो हमें यह रेजिस्टेंसी देखने को मिलती है, इसका प्रमाण वहाँ ज़्यादा रहता है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। आप जैसे कवर देख रहे हो कि एक बाजू मेडिकल कम्युनिटी है जो कि वैक्सीनेशन के लिए सोसाइटी के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर कर रही है, वहीं जो सोसाइटी है, यानी कि हमारे जैसे लोग जिनसे सोसाइटी बनती है, वो पूर्ण रूप से इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। यानी कि यहाँ एक वैक्सीन रेजिस्टेंसी की भावना जो है वो विकसित हो गई है इस पूरे समाज में। भारत में भी एक समाज का ऐसा एक भाग है जिसमें यह वैक्सीन रेजिस्टेंसी की भावना डेवलप हो गई है। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाएगा, वैसे वैसे यह जो वैक्सीन रेजिस्टेंसी है वो भी निरंतर बढ़ती जाएगी। इसके कई सारे कारण है और इसके कई सारे सॉल्यूशन भी है। तो वो सब बातें जो है वो हम लोग हमारे तीसरे चरण में करेंगे, यानी कि संशोधित तत्वों में। तो आज पूरा लेख हम लोग 3 बिंदुओं में देखेंगे। सर्वप्रथम निष्कर्ष की बात करेंगे, उसके साथ निष्कर्ष के साथ हम लोग जो हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल या लेख की महत्वपूर्ण बातें कह लीजिए, उसको देखेंगे। और साथ ही में जो तीसरा बिंदु है, तीसरा चरण है, जो परीक्षा संबंधी संशोधित सामान्य तत्वों को एक्सप्लोर करता है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत हम लोग यह वैक्सीन रेजिस्टेंसी के कारण देखेंगे और साथ ही में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर परीक्षा संबंधी बात की जाए तो सोशल इश्यूज है, जो कि पेपर 2 के साथ जिसका संबंध रहेगा, जीएस पेपर 2 के साथ संबंधी है, जिसमें सोशल इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ। सोशल इश्यूज कई क्षेत्र में होते हैं, मगर यहाँ हमें रिलेटिंग टू हेल्थ ही देखना है, क्योंकि आज पेंडेमिक का माहौल है पूरे विश्व में और वैक्सीनेशन जो है वे भी आ गई है। तो हम लोग यहाँ सोशल इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ के बारे में ही मात्र और मात्र बात करेंगे, और उसके बारे में ही यह बात करता लेख है। तो यहाँ सब्जेक्ट में भी हम लोग वही जो है डिस्क्लोज करना चाहेंगे, ठीक है। तो GS2 के साथ संबंधी है, और हमारी मुख्य परीक्षा है वो हमारे इंटरव्यू के लिए भी यह थोड़ा महत्व का मुद्दा है। अगर हमें वैक्सीन रेजिस्टेंसी के बारे में अगर पूछा जाए कि उनके कारण क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है, एक्चुअली व्हाट इज वैक्सीन रेजिस्टेंसी, तो मुझे लगता है कि यह जो लेख है, यह लेख के साथ हमारे जो संशोधित तत्व है वो हमें थोड़े मददरूप साबित हो सकते हैं। तो शुरू करेंगे, लेख तस्वीर के साथ ही शुरू करेंगे। मैनेजिंग द रोल आउट, जैसे मैंने बताया कि यह लेख बेनाम है, प्लस थोड़ा छोटा भी है, संशोधन भी उसमें कुछ खास नहीं है, मगर यहाँ से जो थोड़े तत्व मिलते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो लेख के निष्कर्ष में हमें देखना है कि लेखक ने 2-3 बातें की है, जिसमें से एक बात हमने कर ली कि यह पूरा लेख वैक्सीन रेजिस्टेंसी को एक्सप्लोर करता है, वैक्सीन रेजिस्टेंसी को। दूसरी बात, यहाँ लेखक ने सरकार को अनुशंसा दी है, सरकार को सूचन दिया है या रिकमेंडेशन दी है कि सरकार को एक स्पष्ट मार्गदर्शिका तैयार करनी होगी, जिसमें वैक्सीन रेजिस्टेंसी के कारण यहाँ सूचित हो, ठीक है, कि इतने सारे कारण है
इन कारणों की वजह से आप लोग जो वैक्सीन जो है वो नहीं ले सकते। बाकी के सब जो लोग हैं जो इन कारणों में नहीं पड़ते, जो यहाँ सूचित हो, उन सबको वैक्सीन अनिवार्यतः लेना है। तो ऐसी मार्गदर्शिका के साथ सरकार को अब आगे आना चाहिए, क्योंकि इसके भी कुछ कारण हैं। जैसे हमने देखा कि भारत में 2 कैंडिडेट्स को इमरजेंसी अप्रूवल मिला, इमरजेंसी रेस्ट्रिक्टेड यूज का अप्रूवल मिला, यानी कि पूर्ण रूप से इसको अप्रूवल अभी नहीं मिला है, वो मार्केट में भी नहीं आ सकती। मात्र और मात्र सरकारी दिशा निर्देशों से ही इसका उपयोग शुरुआत में होने वाला है। तो लगभग उस अप्रूवल के 15 दिन बाद भारत बायोटेक लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर अपने कैंडिडेट कोवैक्सीन को लेकर एक मार्गदर्शिका जाहिर की, यानी कि एक डायरेक्टिव जाहिर किया, जिसमें लिखा गया था कि कुछ वर्गों के लोगों के द्वारा यह जो टीका है वो ना लिया जाए, वही बेहतर रहेगा, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स का समावेशन है, लैक्टिंग मदर्स का समावेशन है, जो अपने बच्चों को फीडिंग करवाती हो उसका समावेशन है, प्लस जो कोई व्यक्ति जिसे कोई सेकेंडरी रोग हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, उन लोगों को भी यह वैक्सीन से दूर रहना है। प्लस कोई एलर्जिक पर्सन हो, जिसे किसी भी वस्तु से एलर्जी हो जाती है, तो उससे भी यह वैक्सीन से दूर रहना है। ऐसे कई सारे वर्गों को यहाँ वर्गीकृत किया गया। मगर 15 दिन के बाद, 15 डेज लेटर, उसके बाद दूसरा कैंडिडेट है हमारा कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर होता है। तो इसने भी अपनी साइट के ऊपर यह डायरेक्टिव डाल दिया कि ऐसे इतने वर्गों को यह वैक्सीन से दूर रहना है, इतने वर्गों को यह वैक्सीनेशन से बचना है। ठीक है, तो लेखक का कहना है कि ये जो प्राइवेट जो कैंडिडेट्स है जिसके, उन्होंने ही यह मार्गदर्शिका यहाँ बाहर निकाली है या सार्वजनिक की है। तो ये काम दरअसल सरकार के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि नागरिक को भरोसा जो है वो सरकार के ऊपर होगा। वो इनको नहीं जानते, वो एसएसआई को भी नहीं जानते, वो भारत बायोटेक लिमिटेड को भी नहीं जानते, वे मात्र और मात्र सरकार को ही जानते हैं। तो सरकार को, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ एक क्लोज कोऑपरेशन करके, एक क्लोज कोऑर्डिनेशन करके, एक अच्छा वाला संकलन करके यह मार्गदर्शिका जारी करनी चाहिए, इसको सार्वजनिक बनाना चाहिए, ताकि जो हल्के समय में जो मिथ्स है, जो अफवाहें हैं, वो शांत हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हिस्सा लें। ठीक है, उत्साह के साथ हिस्सा लें, जो उत्साह आमतौर पर जो है इस वैक्सीनेशन ड्राइव में नहीं दिख रहा है। और उसका कारण यही मात्र एक है कि ये हमारे कैंडिडेट्स की जो एफिकेसी है वो अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है, नॉट एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ये इस दिशा में भी एक कदम हो सकता है, अगर सरकार ऐसे दिशा निर्देशों के साथ आए कि भाई कुछ वर्गों को छोड़ के बाकी के सब नागरिकों को यह वैक्सीन लेनी है। अगर ऐसे आदेश सरकारों के द्वारा आ जाए तो मुझे लगता है कि यह वैक्सीन रोल आउट का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो ये बात रही निष्कर्ष की। प्लस अगर हम लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें तो इसमें लेखक ने कुछ आंकड़े दिए हैं, जिसके तहत हम लोग हमारे पहले ट्रेंच में, यानी कि पहले फेज में 1.4 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन करने वाले हैं, पीपल टू बी वैक्सीनेटेड। आउट ऑफ देम 15 लाख में से 7,86,000 people got inoculated. We are halfway. अभी हमने आधा रास्ता ही तय किया है, आधा अभी बाकी है इस पहले फेज में। इस पहले फेज के आंकड़ों की अगर बात करें तो 9 राज्यों में 70% से अधिक वैक्सीनेशन हुआ है। 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें 40% से कम वैक्सीनेशन हुआ है, 40% से कम। और वहीं बाकी के जो अधिकांश राज्य है, इन 12 राज्यों को छोड़ के, वे बाकी के सब राज्यों में अराउंड 50%।
50% प्लस वैक्सीनेशन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ एक बात चिंताजनक है कि जो प्रतिशत मिलना चाहिए इस वैक्सीन को, क्योंकि यह एक महामारी थी, हम सब ने इसकी गंभीरता देख ली। सिंस इकोनॉमिक लॉकडाउन टिल डेट वी आर फेड अप ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, तो ऐसे माहौल में और 2020 में अगर कोई ऐसी वस्तु हो जिसकी सबसे अधिक राह देखी गई हो तो वो है वैक्सीन। अब वो आ गई है तो इसको प्रतिशत मिलना अनिवार्य है, मगर यह प्रतिशत जो है वो नहीं मिल पा रहा है। जितना उत्साह दिखना चाहिए, जितना उत्साह हमें वैक्सीनेशन की क्यू में दिखना चाहिए, वैक्सीनेशन की लाइंस में, वो हमें आज दृश्यमान नहीं। और इसका एकमात्र कारण है इसकी एफिकेसी और सेफ्टी। जिस दिन ये एस्टेब्लिश हो जाएगी तब वैक्सीनेशन जो है वो दुगना हो जाएगा, लोक भागीदारी वैक्सीनेशन में बढ़ जाएगी। इस पूरे टीकाकरण अभियान में जो लोक भागीदारी है, जन समूह का सहयोग जो है वो बढ़ जाएगा। और इसकी एफिकेसी, जैसे हमने पिछले हमारे उपाख्यानों में देखा है कि कुछ डेटा हमारे पास इकट्ठा हो पहले, फिर उसके बाद उस डेटा में से हम लोग इसकी एफिकेसी निकाल पाएंगे। और उस डेटा को इकट्ठा होने में थोड़ा समय लगता है, और वो समय 6 से 8 महीनों तक का प्राथमिक रूप से होता है। मगर यहाँ अगर सरकार एक बार अपनी ओर से ऑफिशियली ऐसा नोटिफिकेशन जो है जाहिर कर दे या सार्वजनिक कर दे, एक ऐसी सूची के साथ कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लेना है, बाकी अन्यों को वैक्सीन लेना है, तो भी इस एफिकेसी में टाइमिंग रूप से एक जो है उछाल देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ करने की बात है। तो ये थे कुछ आंकड़े। अब अगर संशोधित तत्व देखें तो हमें 2-3 चीजें उसमें देखनी है, जिसमें सर्वप्रथम हमें देखना है कि व्हाट इज वैक्सीन हेजिस्टेंसी, कि यह जो हिचकिचाहट है टीकाकरण के विरुद्ध में वो दरअसल है क्या। What is vaccine hesitancy? देखिए, इस वैक्सीन हेजिस्टेंसी की WHO कुछ ऐसी व्याख्या करता है कि यह एक ऐसी चीज है जो सबसे गंभीर है, सबसे घातक भी है। प्लस इस वैक्सीन हेजिस्टेंसी को WHO वन ऑफ द 10 बिग थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ दर्शाता है। जैसे HIV है, जैसे कैंसर है, ठीक है, कुछ उसी तरह, जैसे डायबिटिक है, कुछ इसी तरह इस वैक्सीन हेजिस्टेंसी को भी WHO जो है वो एक गंभीर रोगों की श्रेणी में रखता है, गंभीर। और अगर इसका हमने आगे चलकर ध्यान नहीं रखा तो ये इसका जो थ्रेट है या इसका जो जोखिम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ सकता है। इस वैक्सीन रेजिस्टेंसी को एंटी वैक्सीन नेशन भी कहते हैं और इसे एंटी वैक्स भी कहते हैं। एंटी वैक्स ये एक प्रकार की भावना है, ये टीकाकरण विरोधी भावना है। ठीक है, यहाँ आमतौर पर नागरिक जो है वे मना करते हैं अथॉरिटी को कि भाई हमें हमारा टीकाकरण नहीं करवाना है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ इमोशन इज टर्म्ड एज अ वैक्सीन हेजिस्टेंसी व्हिच इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट ग्लोबल थ्रेट या मोस्ट थ्रेटेबल डिजीज इसे कहा गया है इस पूरे विश्व में। और ये जो WHO की जो मैंने बात की आपको वो है 2019 की। 2019 में WHO ने इसको इस कैटेगरी में रखा और बोला कि भाई इसके ऊपर अगर ध्यान ना दिया गया, इसको लेकर अगर हमने नीति अच्छी नहीं बनाई इसको कम करने के लिए, इसको दुर्बल बनाने के लिए, तो ये भविष्य में ये गंभीर जो है रूप ले सकती है, गंभीर स्वरूप ले सकती है। ठीक है, तो ये है वैक्सीन रेजिस्टेंसी की बात जो आमतौर पर विकसित देशों में देखने को मिलती है। अब अगर इसके कारणों की बात की जाए तो मुख्य रूप से इसके 3 कारण हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। Reasons of vaccine hesitancy।
जिसमें सबसे प्रथम रहेगा रिलीजियस प्रोपोगंडा, दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, और वही तीसरा इनकन्वीनियंसी इन एक्सेसिंग वैक्सीन्स। ठीक है, ये तीन मुख्य कारण हम लोग कह सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है रिलीजियस प्रोपोगंडा। उसमें कोई समझने की बात नहीं है। कोई भी रिलीजियस का जो सुप्रीम हेड होगा, अगर वो वैक्सीन लेने की मनाही कर देगा, वैक्सीन लेने से मना करेगा, तो उसके जो अनुयायी है, उसके जो फॉलोवर्स है, वो अपने आप ही इस वैक्सीन से दूर रहना पसंद करेंगे। तो ये एक प्रकार की वैक्सीन रेजिस्टेंसी हुई, जो कि धार्मिक रूप से प्रेरित हो। दूसरा है मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, जो कि आमतौर पर चलता रहता है। ठीक है, जिसमें अफवाहें स्थान ले लेती है, अफवाहें सच्ची बातों को ऊपर नहीं आने देती। और आज के दिन सोशल मीडिया के युग में यह जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, वो बहुत ही आसान हो गया है, आसान के साथ बहुत ही गतिशील भी हो गया है। इट स्प्रेड्स एट अ लाइटनिंग स्पीड। ठीक है, और वैसे भी हमें मालूम है कि जो गलत बातें होती है, जो अफवाहें होती है, उसके फैलने की जो गति होती है, वो सच्ची बातों की गति से बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ रीजन जो है वो काम करेगा, इसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी पूरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बारे में या पूरे वैक्सीन के बारे में, तो लोग इससे दूर रहना पसंद करेंगे। और इन अफवाहों में ऐसी ही बातें होंगी कि यह वैक्सीन जो है वो व्यक्तियों के लिए हानिकारक है, या इनमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की गई है जो कि हमारे लिए उपयोग में लेना हराम हो। ठीक है, इत्यादि चीज़ों का आधार लेकर यह मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाते हैं। और साथ में इनकन्वीनियंस इन एक्सेसिंग वैक्सीन, तो ये भी एक बात है। कोई ऐसा वर्ग हो जो वैक्सीन ना ले पा रहा हो, चाहने के बाद भी उसे नहीं मिल पा रहा हो, तो ये भी एक वैक्सीन रेजिस्टेंसी का एक बड़ा कारण हो सकता है। तो हम लोग अगर हमें कारण पूछे जाए, तो मुख्य रूप से वैसे तो कई सारे कारण हैं, मगर इन सारे कारणों को हम लोग यह तीन मोटे मुद्दों में उनको क्लब्ड कर सकते हैं, उनको साथ में ले सकते हैं। तो ये बात रही रीजंस। अब अगर इसका सॉल्यूशन की बात की जाए, तो इसका सॉल्यूशन भी है, जिसके तहत हम लोग 4-5 मुद्दों को देखने का प्रयास करेंगे। जिसका तहत सर्वप्रथम रहेगा प्रोपोगेट बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन। यहां अथॉरिटी को वैक्सीन के फायदे पूरे समाज को समझाने के लिए एक इंटेंसिव ऐसा कैंपेन चलाना होगा, जो इस समाचार को प्रसार करे पूरे समाज में। प्लस यहाँ कुछ रास्ते भी है। कोई ऐसी सेलिब्रिटी हो, या कोई ऐसा बिजनेस, कोई टाइकून हो, या आप कह लीजिए कोई स्पोर्ट्समैन हो, जो प्रख्यात प्रतिभा धराता हो, तो उसके पास भी यह कैंपेन करवा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वे वैक्सीन के ऊपर विश्वास कर सके। उसके साथ हमें वैक्सीन को एक डिफॉल्ट अप्रोच की तरह यूज करना होगा। वैक्सीन डिफॉल्ट अप्रोच, यानी कि नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन, जैसा आमतौर पर हमें विकसित देशों में देखने को मिलता है। उन लोगों ने यह कदम से वैक्सीन रेजिस्टेंसी को कम करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके अच्छे उदाहरण यहाँ हमारे पास दो है। दो को ले सकते हैं, वैसे तो कई सारे उदाहरण हैं इंक्लूडिंग यूएस, मगर अच्छे से अच्छे में एक तो रहेगा फ्रांस और दूसरा रहेगा ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस में अगर किसी चाइल्ड का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इन दैट केस दे आर नॉट गिवन परमिशन, दे आर नॉट एनरोल्ड इन नर्सरी एजुकेशन, यानी कि उसकी पढ़ाई शुरू नहीं होगी, उसकी पढ़ाई ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बाद शुरू होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है। और साथ ही में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है कि जो पेरेंट्स है अनवैक्सीनेटेड छात्रों के, अनवैक्सीनेटेड बच्चों के जो पेरेंट्स है,
उन पेरेंट्सों को जो वेलफेयर स्कीम्स होती है उनका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ उन लोगों को वंचित रख दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कुटुंब, ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करवाए। तो ऐसे अप्रोच हम लोग यहाँ जो है यूज़ कर सकते हैं इस वैक्सीन को बढ़ाने के लिए, वैक्सीनेशन का व्याप बढ़ाने के लिए। उसके बाद बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग ट्रस्ट, कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी सरकार हो, उसका जो पीआर डिपार्टमेंट है, उस पीआर डिपार्टमेंट को यह ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करना चाहिए विद द मीन्स ऑफ वेरियस इन्फोग्राफ्स, विद द मीन्स ऑफ वेरियस वीडियोज एंड ऑडियो लेक्चर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वैक्सीनेशन के फायदे पहुँचे और जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो कार्यक्रम है वो कहीं हद तक दुर्बल बने। ठीक है, तो ये रहा तीसरा मुद्दा। उसके बाद चौथे मुद्दे में हम लोग डिजिटल एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं, जिसके तहत जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उन प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा कार्य करना होगा, जिसके तहत उन लोगों को सच्चे समाचार का प्रसार करना होगा। दे नीड टू प्रोपोगेट गुड इन्फॉर्मेशन वाइल दे नीड टू बार, दे नीड टू चेक बैड इन्फॉर्मेशन। और आप कह लीजिए उन लोगों को अफवाह रोकनी होगी जो अफवाह फैल रही है उनके प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक डिजिटल एल्गोरिदम का भी एक रास्ता है। तो कुल मिलाकर यह 4 रास्ते हैं जिसके तहत इनका इम्प्लीमेंट करके, इनका अमलीकरण करके हम लोग ज़्यादा हद तक इस वैक्सीन रेजिस्टेंसी को दूर कर सकते हैं, उसको दुर्बल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस पूरे आज के उपाख्यान में लेख को आधार बनाकर वैक्सीन रेजिस्टेंसी क्या है उसको देखा, WHO उसको किस तरह देख रहा है उसको भी देखा, प्लस हमने जो थोड़े कुछ आंकड़े दिए थे लेखक ने, जिसके तहत भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जो पहला फेज है उसका स्टेटस भी देखा, राज्य वाइज स्टेटस भी देखा, जिसमें कई राज्यों ने अच्छा परफॉर्म किया, वाइल जो कुछ राज्य है उसने थोड़ा उनका जो प्रदर्शन है वो थोड़ा दुर्बल रहा। साथ ही में हमने हमारे संशोधित तत्वों में इसके कारण देखे कि वैक्सीन रेजिस्टेंसी के कारण क्या है, और साथ ही में आप कह लीजिए इसका सॉल्यूशन देखा कि कौन कौन से सॉल्यूशन के तहत हम लोग इस वैक्सीनेशन की रेजिस्टेंसी को कम बना सके, इसको नाबूद कर सके। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादक के लेख के साथ, अगले विश्लेषण व अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।